आइंस्टाइन कोचिंग टीकेबी में आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के बच्चे को साइंस का मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूँ। यदि ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा संभावना है कि एग्जाम में पूछा जाएगा। और शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दर्पण से क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष रहता है, पाँच ठो 10 ठो इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है। आपके ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा, सब्जेक्टिव में भी रहेगा। चलिए अगर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण बेसिकली दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। यदि मान लीजिए एक खोखला गोला है, अब यहाँ से एक दर्पण है और यहाँ से एक दर्पण है। दर्पण होते हैं कुल टोटल 2 प्रकार के। एक ठो होता है उत्तल दर्पण, एक ठो होता है अवतल दर्पण। तो इसलिए लिखे हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक ठो होता है उत्तल और दूसरा होता है अवतल दर्पण। इसके बाद जानते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण क्या है तो यहाँ लिख दिए हैं, उत्तल दर्पण में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा होता है। दोस्तों मेरा कहने का ये मतलब है, यदि मान लीजिए कि ये एक दर्पण है, इसमें देखिए किनारे की अपेक्षा मतलब किनारा में पतला है, अब बीच में उससे अधिक मोटा है। तो इसलिए इसका डिफिनेशन तैयार कर दिए हैं कि उत्तल दर्पण में किनारे की अपेक्षा मतलब इसके दोनों के अपेक्षा बीच में मतलब मध्य भाग मोटा होता है। तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। अगर ये डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा तो इसको याद कर लीजिएगा। इमेजिन कीजिए कि किनारा में पतला है, बीच में मोटा है, इसलिए उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण का डिफिनेशन हो गया किनारे की अपेक्षा मध्य भाग मोटा होता है। आप जानते हैं अवतल दर्पण क्या है। तो इसी प्रकार से उसका विलोम होता है, मतलब उल्टा होता है। अवतल दर्पण में होता है कि अवतल दर्पण में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग पतला होता है। अब जैसे देख लीजिए यहाँ पे एक ठो दर्पण बनाते हैं। अब देखिए किनारे में मोटा है, बीच में थोड़ा पतला है। तो इसलिए बोला गया है कि अवतल दर्पण में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग पतला होता है। देखिए दोस्तों ये वाला जो है भाग कितना मोटा है, ये भाग कितना मोटा है, तो किनारा में मोटा हुआ और बीच में जो है पतला है। तो इसी को डिफिनेशन में बोले हैं कि अवतल दर्पण में किनारे की अपेक्षा मध्य भाग पतला होता है। इसके बाद होता है उत्तल दर्पण। 3 प्रकार के होते हैं। उत्तल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तल दर्पण 3 प्रकार के होते हैं और उसी प्रकार से अवतल दर्पण भी 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग दर्पण के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण भी 3 प्रकार के होते हैं और अवतल दर्पण भी 3 प्रकार के होते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चलिए इसके बाद जानते हैं कि वस्तु दूरी क्या होता है। जैसे मान लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे एक मिरर लगाया गया है, एक आईना है और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की दूरी पे एक वस्तु को रखा गया है। 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा गया है, तो इसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी 2 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि वस्तु दूरी क्या होता है। तो बोलेंगे वस्तु दूरी के समान प्रतिबिंब की दूरी होता है। कहने का मतलब वस्तु दूरी बराबर प्रतिबिंब दूरी होता है। इसके बाद है नेक्स्ट, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों दृष्टि दोष से भी बहुत प्रकार का क्वेश्चन आएगा। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलेंगे दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है दृष्टि दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो दृष्टि दोष के बारे में हम लोग समझे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 8वां नंबर कि दृष्टि दोष से तो समझ में आ गया। आप जानते हैं कि प्रकाश क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है और आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है।
सब्जेक्टिव भी आप बना सकते हैं अगर आएगा क्वेश्चन तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका डिफिनेशन लिखेंगे, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो समझ में आ गया। अब जानते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश किस अवस्था में चलता है। तो प्रकाश जो है, प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश कैसे गमन करता है। चलिए, प्रकाश कैसे गमन करता है तो बोलेंगे, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है, मतलब प्रकाश दोस्तों सीधा सीधा ही निकलता है, कभी भी प्रकाश टेढ़ा नहीं निकलता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। इसके बाद किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज, क्योंकि ये मस्ट वीबीआई क्वेश्चन हम पहले बोल चुके हैं, इसलिए अगर क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं तो आपका ये 10 नंबर तो पक्का है। जैसे किरण पुंज किसे कहते हैं तो जानते हैं कि किरण सबसे पहले बोलेंगे जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है, ये सब किरण है। जैसे मान लीजिए दोस्तों, ये प्रकाश से मान लीजिए सूर्य है, सूर्य से जितने भी प्रकाश निकलता है तो किरणों का समूह बन गया। तो प्रकाश के किरण का जो समूह होता है उसको हम किरण पुंज कहते हैं। आप जानते हैं कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज लिखेंगे यहाँ पे, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों किरण पुंज बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अपसारी किरण पुंज, दूसरा है समांतर, तीसरा है अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो किरण पुंज जो होते हैं कुल टोटल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो हम लोग ये भी देख लिए किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। आप जानते हैं कि अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। तो मान लेते हैं कि ये अपसारी किरण पुंज जो है, अपसारी किरण पुंज का हम ट्रिक के माध्यम से सोल्व करना चाहते हैं, क्योंकि ज्यादा डेफिनेशन रटना, क्योंकि एग्जामिनेशन आ गया है, ज्यादा डेफिनेशन रटिएगा तो आपका नंबर थोड़ा मिस हो सकता है। इसलिए अगर ट्रिक को समझ जाते हैं तो आपका ये पूरा का पूरा डेफिनेशन कंप्लीट है। तो अपसारी किरण पुंज जो होता है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि ये एक बिंदु है, एक बिंदु से अनेक बिंदु में अगर प्रकाश का किरण पहुंचता है, मतलब एक जगह से फैल जाता है प्रकाश, उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, अपसारी अपसारी किरण पुंज एक तो अभिसारी है, तो इसलिए अपसारी और अभिसारी में कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो देख लेते हैं, अपसारी किरण पुंज एक बिंदु से अनेक बिंदु में जब वो फैल जाती है तब उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है दोस्तों? जब कोई भी किरणों का समूह एक समान गति से चलता है या उसमें थोड़ा भी इसके डिस्टेंस में कमी नहीं होती है, सेम आकृति मतलब सेम आकार में जब चलता है, उसको हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। तो इसका डिफिनेशन कैसे तैयार करेंगे? जब किरणों का समूह समान आकार में चले उसे हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। चलिए, तो ये भी हो गया। तीसरा स्टेप है कि अपसारी अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं।
तो अभिसारी किरण पुंज में दोस्तों क्या होता है कि भिन्न भिन्न जगहों से, जैसे मान लीजिए यहाँ से भिन्न भिन्न जगहों से प्रकाश एक जगह पर आकर के जो इकट्ठा हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब भिन्न भिन्न जगहों से किरण आकर के एक जगह पर मिल जाए उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो दोस्तों यदि ये वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखे हैं तो ये आपका 10 नंबर 100% फिक्स है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, कमेंट में लिखेंगे किस प्रकार का वीडियो है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन का टाइम है। समय को देखते हुए मैं इस ट्रिक वाइज इस वीडियो को बनाया हूँ। धन्यवाद, जय हिंद।